Hello everyone, welcome to our class. This is our English pedagogy class. Today we will discuss about the direct method of teaching. Before this method, we will discuss about grammar cum translation method. Let's start. Other names of this method are natural method, reform method और oral method. नेचुरल मेथड कहते हैं इसको, रिफॉर्म मेथड कहते हैं या ओरल मेथड भी इसको कहते हैं. ये तीनों नाम आप ध्यान रखिए. इसको नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उस मेथड को हमने अननेचुरल मेथड कहा था क्योंकि उसमें हम वर्ड टू वर्ड पढ़ाते थे, ट्रांसलेट करते थे मदर टंग के. लेकिन इस मेथड में क्या करेंगे, हमको ट्रांसलेशन का यूज़ ही नहीं करना है, ना मदर टंग का यूज़ करना है, अदर किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है. स्टूडेंट्स को बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ही जो है हमें लैंग्वेज पढ़ानी है, डायरेक्ट बिल्कुल नेचुरल तरीके से. ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा गया है. अगला है और रिफॉर्म मेथड. इसको क्यों कहा गया है? रिफॉर्म मेथड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से क्या है, बच्चे डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि पहले वर्ड्स को ट्रांसलेट करना पड़ता था मदर टंग में और फिर उसको जो है बोलना पड़ता था. इसीलिए पहले तो जो थिंकिंग थी उसके अंदर गैप आ रहा था, गैप की वजह से फ्लुएंसी नहीं बन पा रही थी. तो उस मेथड की जगह पर उसको रिप्लेस करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं, उसके अगेंस्ट ये डायरेक्ट मेथड आया. तो ये मेथड बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है. इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, इसलिए इसको रिफॉर्म मेथड कहते हैं. ओरल मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ओरल प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द एम्फेसाइज इज लेड ऑन फ्लुएंसी ऑफ स्पीच. ओरल मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इसके बोलने पर प्रैक्टिस की जाती है. तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड में जो है स्पीच के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है. ठीक है, डेफिनेशंस दिए कुछ लोगों ने क्या है. एच चैम्पियन ने क्या कहा है, टू टीच इंग्लिश डायरेक्टली इज़ टू एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट एंड इमीडिएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन. ये एच चैम्पियन ने कहा है. नेक्स्ट है, लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड लर्निंग टू राइट. किटसन ने कहा है ये. ठीक है, ये डेफिनेशंस आप ध्यान रख लीजिए. इन दिस मेथड द टीचिंग इज मेड डायरेक्टली. जो टीचिंग है वो डायरेक्टली पढ़ाई जाती, यानी अदर किसी भी लैंग्वेज का जो है यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है. इन इंग्लिश सो दैट डायरेक्ट बॉन्ड ऑफ लर्निंग में बी डेवलप्ड. डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, बिल्कुल जो लैंग्वेज है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट, जो लर्नर है, जो टीचर है, उनका डायरेक्ट बॉन्ड होता है लैंग्वेज से. उन्हें अदर किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. एन अटेम्प्ट इज़ मेड टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मदर टंग एंड ट्रांसलेशन मेथड. ट्रांसलेशन मेथड का और मदर टंग का यूज़ जो है बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, यानी बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज यूज़ नहीं किया जाता है. द मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1901. ये जो मेथड है ये ओरिजिनेट किया गया था फ्रांस में 1901 में. इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट क्रिएट्स द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट और लैंग्वेज के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट बॉन्ड होता है. कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी मदर टंग या अदर लैंग्वेज को यूज़ करने से जो गैप आ जाता है वो गैप इसके अंदर नहीं होता, यानी कि बच्चा जो है इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही बोलता है. सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज. ओके, इस मेथड में लैंग्वेज की जो यूनिट है वो सेंटेंस होती है. और इससे पिछले वाले मेथड में लैंग्वेज की यूनिट क्या थी बताई, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था उसमें
लैंग्वेज की यूनिट क्या थी। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग। जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनको यूज़ किया जाता है मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है कि उससे बच्चे समझ जाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बजाय अदर लैंग्वेज को में उसको ट्रांसलेट करने के। स्ट्रेस इज गिवन ऑन स्पीच। स्पीच पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ नॉट अलाउड। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली। रूल्स ऑफ ग्रामर इज नॉट टॉट डायरेक्टली। जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसमें जो हम फॉलो करते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो उन रूल्स का फॉलो किया जाता है। विद एग्जाम्पल्स ग्रामर को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चनियर टीचिंग्स टेक्निक इज अडोप्टेड। क्वेश्चनियर टेक्निक को अडोप्ट किया जाता है। एम्फेसाइजिस इज गिवन ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया जाता है। वोकेबुलरी इज टॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। वोकेबुलरी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के बेस पर सिखाई जाती है। द टू मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर फॉलोड। टू मैक्सिम्स को यूज़ किया जाता है। कौन से हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी बच्चों की होगी उतनी ही अच्छी बच्चे की जो है लैंग्वेज होगी। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेथड, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेथड क्या है? इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की इंडक्टिव टीचिंग होती है। टीचिंग न्यू वोकेबुलरी। न्यू वोकेबुलरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज में बोलने के लिए हमारे पास वोकेबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वोकेबुलरी नहीं होगी तो हम सेंटेंस ही नहीं बना पाएंगे, और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो लैंग्वेज को बोलेंगे कैसे? तो एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास वोकेबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। इनहेबिटेशन ऑफ द मदर टंग। मदर टंग को बिल्कुल आप प्रोहिबिटेड कह सकते हैं, बिल्कुल बंद, निषेध होती है, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। ऊपर हमने पढ़ा था सेंटेंस इसकी यूनिट है। एंड ओरल ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओरल ट्रेनिंग बच्चों की कराई जाती है, ताकि बच्चे जो है लैंग्वेज के ऊपर अपनी अच्छे से पकड़ बना पाए। तो ये थे इसके प्रिंसिपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? आप इनको मेरिट्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इट प्रमोट्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ये फ्लुएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके अंदर इसके प्रैक्टिस करवाई जाएगी उतनी ही अच्छी इसमें फ्लुएंसी होगी। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। ये होल से पार्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन पर जो है जोर देता है, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी करेक्ट नहीं है तो आप जो रिसीवर है उसको अपना मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा पाओगे। तो जो आपको प्रोनाउंसिएशन जो आपकी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इट लेज एम्फेसाइजेस ऑन ओरल अप्रोच ऑफ द लैंग्वेज। ओरल अप्रोच पर जो है ये जोर देती है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमने आपको बहुत पहले शुरू में लैंग्वेज पढ़ाया था तब बताया था, LSRW वाला फॉर्मूला, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू LSRW, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतने ही जो है हमारी इन चीज़ों पर पकड़ बनती जाएगी। सबसे पहले लिसनिंग अच्छी होगी, फिर स्पीकिंग अच्छी होगी, फिर रीडिंग अच्छी होगी एंड देन राइटिंग अच्छी होगी। इट प्रमोट्स प्रैक्टिस एंड ओरल ड्रिल। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एंड ज़्यादा से ज़्यादा ओरल ड्रिल हो इसके प्रमोट करती है। इंक्रीजेज द एक्टिव वोकेबुलरी फ्रॉम पैसिव वोकेबुलरी। इट एम्फेसाइजेज ऑन द यूज़ ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से आपको लैंग्वेज को बोलना सीखना है, इस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा जोर देती है। इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है। जिस तरीके से हम अपनी मदर टंग में कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में
किसी भी तरीके के वर्ड्स का, सेंटेंसेस का हम यूज़ कर लेते हैं बिना हिचकिचाए, बिना रुके, विद फ्लुएंसी। तो उसी तरीके से डायरेक्ट मेथड है कि क्या है, बच्चा सोचता भी उसी लैंग्वेज में है जो उसको वो सीख रहा है, और उसी लैंग्वेज में बोलता है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमारी स्पीच अच्छी होगी, हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी, तो हमारे अंदर ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम अपनी बात को ज़्यादा इफेक्टिवली कह पाएंगे। इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू थिंक इन इंग्लिश। ये जो बच्चे हैं, बच्चों को इंग्लिश में सोचने के लिए काबिल बनाती है। क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसी में सोचेंगे तो आपकी जो बोलने का और सोचने का टाइमिंग है उसमें गैप नहीं आएगा। इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ से फुल है, ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन ओरल अपील। ये ओरल पर, अपील पर जो है स्ट्रेस देती है, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए, ये रीडिंग और राइटिंग को जो है इग्नोर करते हैं, यानी कि जो है ये टेक्स्ट बुक का जो वर्क है उस पर कम फोकस करती है, और जो ओरल प्रैक्टिस है उसके ऊपर ज़्यादा देती है। तो इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग सबसे ज़्यादा आता है कि सबसे पहले बच्चा क्या है, लिसन करेगा, उसके बाद देन वो स्पीकिंग करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। इट इग्नोर्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर की टीचिंग को जो है इग्नोर करती है। अगर ग्रामर की टीचिंग पर फोकस करें तो क्या है कि वो प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस मांगती है ग्रामर। तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले सिर्फ बोलने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बच्चे जो है ग्रामेटिकल रूल्स को कम फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें सिखाई कम जाती है, ठीक है। अगला है, इट इग्नोर्स डीप एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, ठीक है। जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इग्नोर करता है क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे पहले बोलना सीखते हैं, और जब बोलना सीखने के बाद उनको समझ में आता है धीरे धीरे कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। इट इग्नोर्स द यूज़ ऑफ मदर टंग। मदर टंग को इग्नोर करती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है। जब बच्चे ओरल प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पहले सीखने में ही, ओरल सीखने में टाइम लगेगा, फिर उनको रीडिंग करनी सिखाई जाएगी, फिर उनको राइटिंग करनी सिखाई जाएगी। तो इसलिए इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। विजुअल अपील इज़ मोर इफेक्टिव देन वोकल अपील। जो विजुअल अपील है वो मोर इफेक्टिव होती है देन वोकल अपील की बजाय, क्योंकि बच्चे देखकर चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट वर्ड को सही तरीके से स्ट्रक्चराइज नहीं कर पाता है, तो सामने वाले को जो वो कहना चाहता है उसका सही मीनिंग समझ में नहीं आता। ओनली द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस मेथड। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं इस मेथड से। जो एवरेज एंड बिलो एवरेज होते हैं उनके लिए मेथड बहुत ही टफ पड़ता है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। द मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें टीचिंग एड्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है बच्चों को मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। तो इसलिए ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर वोकेबलरी, हर वर्ड को समझाने के लिए एक नए टीचिंग एड की ज़रूरत होती है। ट्रेन टीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मेथड इन इंडिया। जो ट्रेन टीचर है वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं इंडिया में इस मेथड को पढ़ाने के लिए, और इसीलिए ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। दिस मेथड इज़ नॉट फिट फॉर द ओवर क्राउडेड क्लासेस। इस मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है ओवर क्राउडेड क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ये जब ज़्यादा भीड़ होगी तो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, और जिससे क्या है बच्चे जो है ज़्यादा चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। स्टूडेंट डू नॉट थिंक इन फॉरेन लैंग्वेज बट दे थिंक इन देयर मदर टंग। द यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ इग्नोर। जो स्टूडेंट है वो फॉरेन लैंग्वेज में सोच नहीं पाते हैं, वो अपनी मदर टंग में ही सोच पाते हैं, इसलिए उनको जो है मदर टंग का यूज़ करना बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। स्टूडेंट्स कैन नॉट बी टॉट सेकेंड लैंग्वेज लाइक मदर टंग।
जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड लैंग्वेज को मदर टंग की तरह नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है अपने यहाँ इंडियन कल्चर में जो फैमिली है वो भी उसी मदर टंग की है, और जो बच्चा है उस मदर टंग को इजीली सीख जाता है, क्योंकि उसको घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा ही मिलता है। लेकिन जो अदर लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, तो वो सिर्फ केवल जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ सीख रहा है वहीं पर सीखेगा। घर पे उसको वो वाला माहौल नहीं मिलता है, वो वाली सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती है, तो उसको सीखने में, चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और जानना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ड किसकी यूनिट है, तो कौन से मेथड की यूनिट है, तो आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। वैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट है ये। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।